हर आंकड़ों में कुछ ना कुछ होता है। असगर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर 370 का आंकड़ा या क्लियर मेजॉरिटी एनडीए की है, तो इसमें मुस्लिम समाज अपने लिए क्या देख रहा है? अपने लिए डर देख रहा है या अपने लिए भविष्य देख रहा है? देखिए, पिछले 10 सालों से भी एनडीए के प्रधानमंत्री रहे और ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा है और मुस्लिम समाज ने अपनी रणनीति में काफ़ी चेंज लाया है पिछले 10 सालों में। लोग ये सोचते हैं कि इनको किसी एक ख़ास समूह से डराकर हम वोट ले लेंगे, या कई बार ये सोचते हैं कि किसी का खौफ हम दिखाकर वोट ले लेंगे। तो अब वो समय चला गया। मुस्लिम वोटर समझदार हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अप्रत्याशित रूप से बंगाल के अंदर भी, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को बढ़त नहीं तो मतलब उसका वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है। वो सीटें वीटें आएंगी, लेकिन तो मैं क्या समझूं, फॉर ऑब्वियस रीजंस? नहीं, जो भी रीज़न रहे हो इसके पीछे, एक तो नए जो वोटर्स आए जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट डालने, उन्होंने बीजेपी को चुना है, नो डाउट। बीजेपी को चुना है तो एक विज़न सामने रख के चुना है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने दुनिया भर के अंदर जो भारत का डंका बजाया, एज ए भारतीय इस बार वोटिंग हुई है, ना कि किसी मुद्दों को लेकर। मुद्दे बहुत जो विपक्ष कह रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, या आपका स्टेटमेंट अब ये इसलिए हो गया क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट आती दिख रही है? नहीं, एनडीए की गवर्नमेंट तो है, पिछले 10 सालों से है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान कहीं फेल हो गया या मुसलमान बहुत पीछे चला गया या उसको कोई इतना डरा दिया गया कि वो अपनी रोजी रोटी उसने खो दी। ऐसा कोई सीन नहीं है। बल्कि आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के मुस्लिम देशों के साथ ताल्लुकात बढ़े और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इंडियन मुस्लिम को होता है। तो ये कहना कि दूसरे लोग जो ये प्रचार करते हैं आमतौर पर कि मुसलमान डरा हुआ है या वो डर कर कांग्रेस की झोली में चला जाएगा, अब वो चीज़ नहीं रही। लोग अपने आप ही ये अप्रत्याशित रूप से ये सोचने लगते हैं कि भाई मुसलमान तो कांग्रेस को वोट देगा, है ना, अगर वो किसी और को भी वोट दे रहा हो। लेकिन इस लोग कहाँ सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि पार्टियां भी ऐसे ही सोचती हैं, कांग्रेस खुद भी सोचती होगी। वोट बैंक तो लंबे समय तक मुस्लिम्स रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस आज भी तुष्टीकरण के आरोप झेलती है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, शुरुआत में जब कैंपेन शुरू की थी बीजेपी ने, तो उस वक्त ये बैकफुट पे थे, नो डाउट। लेकिन तीसरे चरण चौथे चरण आते आते वापस जो है इसको बूम मिला और इसमें मुस्लिम समाज का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है और ख़ास विशेषकर महिलाओं का। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित रूप से, या फिर आप हैदराबाद इस तरफ आप जाए तो अप्रत्याशित रूप से जो है। तो क्या मुस्लिम समाज बढ़ गया है? मैं आपसे, क्या मुस्लिम समाज कंफ्यूजन में बढ़ गया है? मैं बात करूं ट्रिपल तलाक की, तो एक धड़ा था जो स्ट्रांगली उसका सपोर्ट करता था, एक धड़ा था जो उसका स्ट्रांगली विरोध करता था। तो क्या मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे मुसलमान समाज बटा? या क्योंकि जब भी हम मुस्लिम्स कहते थे तो हमें लगता था एक मुश्त वोट आते भी थे, आप भी जानते हैं वो दौर था। देखिए, मैं आपको बताऊं, ट्रिपल तलाक का जो फैसला आया मोदी जी के द्वारा, ये एक इस्लामिक ही फैसला था जो कि हमारे सो कॉल्ड मौलानाओं ने इसको लागू होने नहीं दिया और महिलाओं को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता रहा। जब ये फैसला आया और इस फैसले के अंदर दंड भी शामिल हुआ, तो ये एग्जैक्ट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही किया करते थे कि जो तलाक देता था उसकी पिटाई भी करते थे। तो वो चीज़ यहाँ पर वापस शुरू हुई, तो इससे मुस्लिम महिलाएं ने राहत महसूस की। इनफैक्ट उन मौलानाओं ने भी राहत महसूस की जो कहीं ना कहीं दबी छुपी आवाज़ में ये बोला करते थे। तो इसका फ़ायदा मिला है बीजेपी को। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त धरातल पे हम देखें भारत के अंदर, तो अभी कोई भी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा नेता दिख नहीं रहा है कि वर्ल्ड स्तर पर इसको, हमारा जो एक सपना है विश्व गुरु का, उसको पूरा कर सके। मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संसार में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि विश्व शक्ति कोई नहीं रही हो। यहाँ तक रहा कि एक समय में दो विश्व शक्ति रही, लेकिन वर्तमान में इस वक्त विश्व शक्ति कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है राजकुमार जी मन ही मन बैठ के ये ना सोच रहे हो कि दोबारा एनडीए आने वाला है इसलिए अब मुसलमान डर कर इस तरह की बात कर रहा है। नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, तो एनडीए पिछले 10 सालों से है ही ना मोदी जी, तो कहाँ उसमें डरने वाली बात है? क्या हमें नुकसान क्या हो गया? आप बताइए कि आपको ये एक नुकसान हो गया। अलबत्ता जो इनके जो बड़ बोले कोई नेता हैं वो कुछ कह दें, उससे कोई फौरी तौर पे कुछ छोटी चीज़ें हो गई हों, लेकिन वो इतने लार्ज सतह पे नहीं कहेंगे जिससे कोई नुकसान, मतलब बीजेपी को फ़ायदा ही हुआ है। मुस्लिम वोट अगर 1% भी उसको मिलता है महिला के रूप में या नए वोटर्स के रूप में, तो फ़ायदा ही है। ठीक है, मेरे साथ अब परशुराम दास जी महाराज भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से मैं राजकुमार भाई पूछना चाहता हूँ कि ये वो आंकड़ा नहीं है जिससे लोकतंत्र को खतरा था।
तो कम से कम आप राहत की सांस महसूस कर पा रहे हैं क्या कि हाँ अब लोकतंत्र खतरे में तो नहीं होगा, एटलीस्ट संविधान नहीं बदला जाएगा, नया संविधान नहीं बन पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत। तो इस हिंदुस्तान में जब तक कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तमाम, लेकिन वो तो डर ही नहीं रहे, हर मजहब के साथ खड़ा है। कोई नहीं डर रहा। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, कोई भी राज्य हो, कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देश में जिंदा है, किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को डर नहीं। राजकुमार भाई, आप एक बात बताइए, आपने सारे धर्म गिना दिए, इनमें से कौन कौन सा डरा हुआ था? कोई डरा हुआ नहीं है, डरना नहीं चाहिए। राहुल जब डरा हुआ है ही नहीं तो फिर आपने ये मैटर क्यों बनाया? स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी डराने का लगातार प्रयास कर रही है। एक स्टेटमेंट बताइए जिससे डरा। करिए, हर धर्म को डराने का प्रयास करिए। अच्छा ठीक है, नहीं 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 नहीं, 2 सेकंड, ठीक है। जैन धर्म के लोग किस बयान से डरे हुए हैं? सिख धर्म के लोग किस बयान से डरे हुए हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पे किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए देश के सभी जातियों को, सभी धर्मों को, जो उनके पक्ष में नहीं आई है, उनको डराने धमकाने का काम किया है। जो उनके पक्ष में पार्टी, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप स्वीकार कर रहे हैं? कोई भी डर, एग्जिट पोल के आंकड़ों को आप स्वीकार कर रहे हैं? इससे भी बेहतर आंकड़े आएंगे। किसके, एनडीए के या कांग्रेस के? सरकार बनाने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 कैसे कह रही थी, 400 पार का नारा कुछ दिख नहीं रहा। आपके यहाँ जो पिछली बार से तो ज्यादा है। ज्यादा नहीं होता है, 400 पार की बात करें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री के बोलने के मायने होते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बोलने के शब्दों के मायने होते हैं। उन्होंने 400 पार का नारा 1 या 2 चरण तक कहा था। खड़गे जी ने 273 बोला, खड़गे जी ने 273 बोला, आप तो उसके आधा बैठ रहे हैं। हमने 295 का, अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी, आप एक हमारी जो दोपहर में आज मीटिंग हुई है हमारे गठबंधन की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय खड़गे साहब ने सबका सामूहिक बयान दिया है कि हम लोग 295 पार आएंगे और केंद्र में हमारी सरकार इस बार इंडिया नाम के गठबंधन की बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी। तो फिर पहले ये डिसीजन क्यों लिया था कि आज हम एग्जिट पोल्स में नहीं बैठेंगे? मतलब था ना, सबको हड़बड़ी हुई, हमें भी, आपको भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी का निर्णय होता है। कई बार पार्टी क्या सोच के निर्णय लेती है, कई बार पार्टी क्या सोच के निर्णय लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवाने का काम इंडिया नाम का गठबंधन है। और आपके सारे चैनल एग्जिट पोल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इस बार हार का मुंह देखेगी। 2014 में और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने अपने सिर पे बैठाया था, इस बार देश की जनता उनसे प्रसन्न नहीं है। 4 तारीख को मंगलवार का दिन है और बालाजी का घोटा घूमेगा और इंडिया नाम का गठबंधन सरकार बनाएगा। ठीक है नितिन जी, शिक्षा जगत क्या देख रहा है? क्योंकि शिक्षा जगत ने एनईपी देखा और अब वो लगभग हर जगह लागू होने की स्टेज पर है। अब एक शिक्षा में एक अलग तरह का टर्न, एक अलग तरह का फ्लेवर आने वाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आंकड़े में शिक्षा जगत अपने लिए क्या देख रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल से जो आपने एनईपी की बात कही है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहूँगा। और नया कुछ आने वाला नहीं है, जो पूर्व में था भारत का वही पुनः स्थापित होने वाला है। पूरी वही दृष्टिकोण जो भारतीयता का शिक्षा में था, गुरुकुल शिक्षा में था, वही स्थापित होगा इस लेकिन क्या वो हमें उतने ही महंगी सैलरीज दिला पाएगा जो आज के दौर में चल रहा है? जैसे आईटी सेक्टर्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में पैकेज जिसको बोलते हैं, 30 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, क्या गुरुकुल सिस्टम वो पैकेज दिला सकता है? बिल्कुल पैकेज मिलता है व्यक्ति की स्किल से, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेस्ड। और गुरुकुल शिक्षा ऑलवेज वर्किंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड इन दी गुरुकुल एजुकेशन। 7.5 करोड़ युवा इस बार, 7.5 करोड़ वोटर जो युवा हैं देश के, उसमें से 2.5 करोड़ जो इस बार अधिक मतदाता हुए हैं उसमें अधिकतर युवा ही हैं। और युवाओं की अपेक्षा अपने स्वयं के आत्मनिर्भरता की ओर है ज़्यादातर। आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए कई स्कीम्स जो अभी पिछले 10 वर्षों में केंद्र के सरकार द्वारा चलाई गई हैं, वह अगर फिर से स्थापित होती हैं तो समानांतर रूप से उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा। और देश में ही नहीं, पूरे विश्व में युवा अपना वर्चस्व, भारत के युवा अपना वर्चस्व बना पाएंगे। और अभी भी हम देख सकते हैं कितने स्तर पर हम आगे बढ़े हैं। स्टार्टअप्स को ले लें, स्टार्टअप्स की आज बूम है भारत के अंदर और हम पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टअप के रूप में। और सारी कंट्रीज आज इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी ओर देख रही है। तो ये सशक्त सरकार अगर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बनती है तो शायद
और अच्छे निर्णय ले पाएगी, जिससे भारत को फिर से आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये इस बार की जो वोटिंग है जनता की, वो जरूर फल दिखाएगी। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी चुनाव होते हैं तो एक इंडियन के तौर पर हर कोई इंडिया के लिए कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन धर्म विशेष और जाति विशेष के लोग भी उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ खोजते ही हैं। उस लिहाज से भी डिस्कशन किया जाना ज़रूरी है कि अगर 350 से 370 का आंकड़ा बीजेपी टच करती दिखाई दे रही है इन चुनावों में, तो उसमें हिंदू धर्म के लिए क्या है। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपने सुना होगा बार बार कि मथुरा काशी बाकी है, क्या 370 के आंकड़े में हिंदू समाज अभी भी ये देख रहा है, अभी भी ये खोज रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये तीसरी पारी जो मोदी जी की आने वाली है, ये पूरे विश्व पटल पे भारत की एक छाप, अमिट छाप छोड़ने वाली है। क्योंकि हर बार बात होती है कि मथुरा काशी बाकी है। हम कह रहे हैं कि जैसे और धर्मों के लिए, जैसे मुस्लिम धर्म के लिए मक्का मदीना बहुत सर्वोपरि है, वैसे ही हमारे लिए 3 स्थान सर्वोपरि थे, जिसमें से अयोध्या राम मंदिर, जिसको 500 साल इंतज़ार करने के बाद हमें मिला मोदी जी के शासन में। अब ज्ञानवापी का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है, तो हम तो कहेंगे इसी 5 साल के पीरियड में वो ज्ञानवापी और बीजेपी के एजेंडे में ये नहीं है क्या? इस बात से हिंदुओं में निराशा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कहता है बीजेपी के जेपी नड्डा ने कहा है। नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे धर्म को, जो औरंगजेब ने उस समय मुगल काल में 500 साल पहले या 700 साल पहले जो हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसको हम पुनः स्थापित कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय पूरे विश्व पटल पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको बोला जाता है, उसका होगा। लेकिन एक सवाल जो उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि क्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए रोजी रोटी मुद्दा नहीं है? क्या धर्म के मुद्दे के सामने आकर रोजी रोटी के मुद्दे हिंदुओं के लिए खत्म हो जाते हैं? देखिए, हिंदू धर्म सबसे बड़ी बात है, कोई धर्म को समझ नहीं पा रहा। क्योंकि हिंदू धर्म कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ दुख भाग भवेत्। कहते हैं कि सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, और आने वाले जो अच्छा समय है उसको हम सब देखेंगे। ऐसा है, किसी को कोई रोग नहीं हो। ये हिंदू धर्म है, क्योंकि यही सबके लिए सोचता है। बाकी कोई नहीं सोचता कि सब सुखी हों, सब निरोगी रहें। केवल हिंदू हैं, वही सोचते हैं। जहाँ तक बात है रोजी रोटी की, तो पहले जब हिंदू सनातन धर्म मजबूत था, हिंदू धर्म मजबूत था, तो क्या रोजगार नहीं थे? हमारी जो गुरुकुल की पद्धति, शिक्षा पद्धति है, वो सबको स्वावलंबी बनाती है। ये केवल पैकेज की बात कर रहे हो, किसी का पैकेज 1.5 लाख है, 2 लाख है, 5 आपको लगता है मोदी सरकार इस ओर कदम बढ़ाएगी? अगर वो यूनिवर्सल होना चाहती है और अपनी ग्लोबल अपील चाहती है, तो क्या इस तरह के मुद्दों पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जनसंख्या आज विश्व पटल पे मानी जाती है ईसाइयों की, लेकिन हम कह रहे हैं हिंदू, पूरा विश्व हिंदू में था। आज ये जातियाँ बाद में बनी हैं साहब। ये जितने भी धर्म आए हैं, ये बाद में आए। धर्म तो केवल सनातन ही हैं। हमारे ये पार्ट जो नाखुश हुए, उन्होंने अपने एक कबीला बना लिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय पूर्ण रूप से हिंदुओं का है। अभी आप 2 दिन पहले की न्यूज़ देखिए, अमेरिका में कितने ईसाई हिंदुत्व को स्वीकार कर चुके हैं, या आप न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं। तो आने वाला समय जो होगा वो हमारा ही होगा। सनातन धर्म का भगवा परचम लहराएगा, लहराता आया है। हम लोगों की इस फीलिंग के सामने बाकी लोगों की को कहाँ पर आप देख रहे हैं? बाकी लोग कहाँ किस स्थिति में होंगे? बाकी किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं सभी की बात कर रहा हूँ। बाकी कौन है? जैसे मुस्लिम्स, मैं मुस्लिम्स की बात करता हूँ सीधे। जैसे आपसे, अगर हम कोई सपना देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार उसको पूरा करे, तो वो किसी के तो रास्ते से गुजर रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म आया है, हमारे में से ही निकला है। आज तीसरी पीढ़ी अगर देखी जाए, किसी को भी पूछो दादा परदादा का नाम, तो वो हिंदू ही होगा भारत में, क्योंकि इनको डरा धमका के बनाया गया है। घर वापसी बहुत हुई है और होती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वो कहाँ है, रास्ता वही है, तो रास्ते तो सनातन धर्म के एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी का नारा यही है। विपक्ष के तौर पे राजकुमार भाई,
अगर एनडीए सरकार एज इट इज नंबर्स ला रही है एग्जिट पोल, तो इस तरह के मुद्दों का सामना तो करना है। उसमें आपका कोई स्टैंड है या नहीं? मतलब कहने का मतलब यह है कि एक बार फिर कांग्रेस वैसी ही दिखेगी जैसे हम आज तक देखते आए हैं, या फिर कोई साइड लेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इस देश के लिए बनी है। कांग्रेस पार्टी खुद के लिए नहीं बनी है कि केवल व्यक्तिगत अपने लिए राजनीति करती हो। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, चाहे वो राजीव जी हों, चाहे इंदिरा जी हों। आपने लंबी चौड़ी फहरिस्त है। नहीं, मैं मथुरा काशी पे हूँ, आप राजीव गांधी पे चले गए। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता तो इस देश के लिए बना है, इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरेगा, और इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सभी जातियों के सम्मान के लिए, भाषाओं के सम्मान के लिए, देश की तरक्की के लिए, गरीब अमीर की जो बढ़ती हुई खाई है उसको पाटने के लिए, किसानों के लिए, नौजवान के लिए, पहलवान के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती आई थी, भविष्य में भी लड़ती रहेगी। और निश्चिंत रहे, इन परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अभी रुझान चल रहे हैं, ये एग्जिट पोल चल रहे हैं। आप जब 4 तारीख को देखेंगे, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, हनुमान जी महाराज का मंगलवार के दिन गोटा घूमेगा और इंडिया नाम का गठबंधन इस देश में। देखिए, आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि मरुधरा में 2 बार जीरो के खाते के बाद अब आप खाता खोल रहे हैं और वो सीटें 5 से 9 तक भी जा रही हैं। तो मरुधरा में तो आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन वही चीजें आगे अन्य राज्यों में भी कैरी फॉरवर्ड होंगी, इस बात की क्या गारंटी है? स्वप्निल जी, जिस राज्य में हमारी हालत पतली थी, उस स्टेट में हमारी हालत मजबूत होने जा रही है, हमारी और हमारे गठबंधन की। निश्चित तौर पे राजस्थान के साथ साथ जो टोटल मार्जिन था इनका, उससे भी हमारी बढ़त बनने वाली है। चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, तमाम राज्यों में हमारी सीटें पहले के मुकाबले ज्यादा आएगी और हमारा गठबंधन निश्चित तौर पर 4 तारीख को सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, एक क्लैरिटी लेना चाहता हूं मैं। एजेंडा के हिसाब से मैं बात करूं तो जेपी नड्डा पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि हमारे एजेंडे में अभी मथुरा काशी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू समाज उस दिशा में देख रहा है। लेकिन अगर हम किसी सरकार के आने पर मथुरा काशी को एजेंडा मान रहे हैं, तो क्या ये अनसेटलिंग थॉट है या सेटलिंग थॉट है? मैं असगर भाई आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बात की मोदी सरकार को लेकर विकास की, एक वर्ग बात करेगा मथुरा काशी की। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में एजेंडा किस साइड जाने वाला है? क्योंकि कहने को तो कांग्रेस ने बहुत सी बातें कही, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों के जवाब तो हमें शुरुआती 2-3 साल में ही मिल जाना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो टाइम टेकिंग है वो साथ ही साथ है, फिलहाल एजेंडे में नहीं है, कल को आ सकती हैं। देखिए, मुस्लिम समाज ने हमेशा ही संविधान में अपना विश्वास जताया। यही बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के केस में हुआ कि लाख एएसआई की रिपोर्ट जो थी वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में थी, लाख कई चीज़ें बाबरी मस्जिद के पक्ष में थी, लेकिन जो भी फैसला भावनाओं के आधार पर जजेस ने दिया उसका भारतीय मुसलमान ने सम्मान किया। भावनाओं के आधार पर तो कोर्ट्स फैसला नहीं सुनाती हैं। मैं बताऊं आपको, 1076 फैसले के अंदर 585 नंबर के पेज के ऊपर कोर्ट में जजेस ने साफ ये लिखा है कि एएसआई में ये साबित नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, नंबर 1। दूसरा, लेकिन वहाँ विध्वंस के बाद तो आप वैसे भी इबादत नहीं कर पाते, इसमें तो कोई दोराई ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो माने ही नहीं ना, एएसआई ने माने ही नहीं कि इसके नीचे कोई इमारत है। लेकिन जो भी फैसला दिया ये कालांतर की बात हो गई। एक समाज ने संविधान का सम्मान किया और उसको मान लिया। यही हमारा विश्वास मथुरा काशी जो भी है उसके अंदर भी है। मैं ये नहीं कहता कि गलतियाँ नहीं हुई होंगी, हो सकता है गलतियाँ हुई हों, लेकिन यहाँ जो है ज्ञानवापी में जो विश्वनाथ पशुपति विश्वनाथ जी का मंदिर जो बताते हैं, वो जो वहाँ के पंडित हैं जो होलकर भाई से पहले थे, वो कहते हैं कि असली जो शिव है वो शिवलिंग वो तो हमारे पास मौजूद है, वो पुस्तक में साफ लिखते हैं, लेकिन पता नहीं फिर उनको किस तरह सेटल किया गया और फिर चीज़ें कहाँ तक पहुँची। ये सारा केसेस जो है कोर्ट में बड़ी अविश्वास की फीलिंग नहीं है दोनों ही धड़ों के बीच में? अगर इस दिशा में कोई भी कदम उठा, जैसे आज भी आपको ये बात साल रही है, या आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट ने इस तरह का निर्णय लिया होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब फैसला आया था तो वो बड़ा दीवानी टाइप का फैसला आ गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा अनसेटलिंग थॉट आपको लग रहा है या क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर फैसला वन साइड ही होता तो कंपनसेशन के रूप में बाबरी मस्जिद के लिए जगह नहीं दी जाती। जगह स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अयोध्या के दूसरे क्षेत्र में आपको जगह दी जाएगी और इससे बड़ी जगह दी जाएगी, लेकिन उस जगह में मुस्लिम समाज का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ठीक है, कोई एक डिस्ट्रीब्यूट हुआ,
फैसला दे दिया कोर्ट ने, हमने उसका सम्मान किया। मस्जिद भी बनेगी क्योंकि कोई आ रहे हैं बाहर के, ठीक है, उसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक ये दोनों जो रह गए हैं, जिसके लिए आमतौर पर हिंदू समाज कहता है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो है, आज किसी भी इंसान को इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा आएगा मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, कि उससे कहा जाए कि हम तेरी शुद्धि करेंगे। इसी तरह ये गुस्सा तब नहीं आता कि किसी व्यक्ति के पास जो धर्म पहुंचा है वो ऑलरेडी परिवर्तित है। कहाँ तो हिंदू धर्म का सार हुआ करता था कि एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नहना नास्ते किंचन, के वो ईश्वर है कि दूसरा नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, कि उसकी तो कोई प्रतिमा स्टेच्यू है ही नहीं। अंधात्मा परविशंति असंभूति मुपस्ते, अंधकार में जा रहा है वो व्यक्ति जो प्रकृति की चीज़ों को पूज रहा है। तो कब कहाँ कैसे यहाँ साकार उपासना आ गई। मैं किसी भी पंडित जी से बात करता हूँ, वो कहते हैं हम आपकी सारी बात मान लेंगे, लेकिन हम, आप कहते हो ना एक ईश्वर को मानो, हम कम से कम 3 को तो मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। यहाँ तक के हुआ हमारे यहाँ। मुझे नहीं लगता ऐसा इस तरह से कोई आपकी पहचान वाले। हाँ, जो मेरे नोन है, महाराज भी मेरे नोन है, लेकिन कभी इनसे बात हुई नहीं मेरी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो श्लोक कहा, मैंने इस्लाम की कोई बात ही नहीं बता रहा। ये कैसे पॉसिबल है कि कालों का ईश्वर अलग हो, गोरों का अलग हो? ये कैसे पॉसिबल है? धर्म 2 हो ही नहीं सकते सर, धर्म एक ही होता है। और तो मैं फिर मूल सवाल रह जाएगा, तो काशी मथुरा पर आप लोगों का साथ मिलेगा जैसा राम मंदिर में नहीं मिल पाया और मामला कोर्ट तक गया, या क्या होगा? क्योंकि इसका कोई सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। नहीं, देखिए, आप ये ना कहें कि साथ नहीं मिला राम मंदिर के मामले में। ये जब कालांतर में जब ये मुद्दा उठा था, और अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप जिसे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कहते हैं, वो पटल पर आया, और उसके मुकाबले में विश्व हिंदू परिषद आया, उसने भी कोई शिला पूजन का किया। तब से ये मुद्दा जो है पूरा उसका बना, उससे पहले इसका कोई जानता भी नहीं। ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के उस पार इस मसले को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, विकास के मसले को, कि क्या वादे INDIA के इतने अट्रैक्टिव थे, इसके बावजूद क्लिक नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे कि क्या वादे क्लिक हुए, क्या वादे क्लिक नहीं हुए, इस दिशा की ओर अब हमें बढ़ना चाहिए। मैं फोगावट जी आपसे एक बात पूछता हूँ, जितने भी वादे INDIA ब्लॉक की तरफ से आए, उनमें से मैक्सिमम वो वादे थे जो देने की तो बात करते थे लेकिन आत्मनिर्भर बनाने की नहीं। तो क्या देश ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना, या आपको लगता है कि देश नहीं चाहता कि हमें मुफ्त में इतनी चीजें दो, बस हमें इस लायक बना दो कि हम खुद से कुछ कर पाए? आप देखेंगे कि जो मुफ्त की बात आप कर रहे हैं वो बहुत ही एक नेग्लिजिबल उसका पार्ट है। जो आप इंडिया के वादों की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली उन वादों की बात कर रहे हैं जिन पे किसी समय बीजेपी की जो मोदी लेड जो सरकार है, उन्होंने कुछ चीज़ों पे काम किया, और जब उन्होंने देखा कि वो फेलियर हो गया तो उस पर बात करना बंद कर दिया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अग्निवीर योजना को एक बहुत एक पॉम्प एंड शो के साथ में बीजेपी ने लॉन्च किया कि इससे इंडियन आर्मी ऐसे बदल जाएगी वैसे बदल जाएगी। लेकिन क्या ये देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे नोटबंदी हुई, उस पर मैंडेट माना गया गुजरात का चुनाव, है ना? GST मैं शायद स्टेट से रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन एक चुनावों को उस पर मैंडेट मान लिया गया। ठीक वैसे ही एक चुनावों को GST के लिए मैंडेट मान लिया गया। तो क्या ये चुनाव अग्निवीर पर मैंडेट होंगे? और अगर बाय चांस INDIA ब्लॉक अगर नंबर्स नहीं ला पाई, तो फिर क्या INDIA को ये मुद्दा नहीं छोड़ना पड़ेगा? सर, आप देखेंगे कि ये जो मुद्दे हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बीजेपी इसीलिए अग्निवीर का नाम नहीं ले पा रही है क्योंकि युवाओं के अंदर जो देश की सेना में जाके देश की सेवा करना चाहते थे, उन लोगों के पास जो मौका था उसको बीजेपी ने छीन लिया। कोई भी एक बंदा 4-5 साल तैयारी करने के बाद में वो अग्निवीर नहीं बनना चाहता है, वो उसको एक फुल फ्लेज्ड वो देश के लिए सेवा करना चाहता है। तो इसको मैंने मुद्दा बनाया, और ये बिल्कुल से आने वाले समय में मुद्दा रहेगा कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करने का। जबकि इस बार युवाओं ने वोट के प्रति अनिच्छा दिखाई बड़े बड़े पॉकेट्स में। अगर ये मुद्दे हॉट होते और इन पर होता, तो फिर हम एक वोटिंग परसेंटेज अलग तरह का देख रहे होते। तो क्या वोटिंग परसेंटेज कम होने का खामियाजा INDIA भुगत रहा है, या फिर सचमुच एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं? सर देखिए, उस लेवल का डेटा मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो सेफोलॉजिस्ट लोग हैं ये ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है कि युवा, एक तो बीजेपी को जिन्होंने पास्ट बीजेपी के लिए वोट दिया वो इस बार बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर वो बीजेपी से खफा होने के बाद में वो इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे हमने इस टाइप के वादे किए हैं जो हम हमारी सरकार बनने पे करेंगे, जिसमें अग्निवीर के अलावा हमने बात किया ओपीएस स्कीम का, कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो एक रिटायर्ड वर्क ओपीएस को लेकर तो अजीब सी स्थिति है। ओपीएस को लेकर सबसे पहला स्टैंड कांग्रेस ने लिया, लेकिन उनके घोषणा पत्र में ओपीएस नहीं था। देखिए, घोषणा पत्र में सारी चीज़ें इंक्लूड हो नहीं हो, लेकिन एक प्राइमा फेसी जो एक स्टैंड है भाई, इंडिया अलायंस को जो स्टैंड है उसमें ओपीएस बिल्कुल से एक बड़ा मुद्दा है। और आप देखेंगे कि इस दौरान सिर्फ इंडिया अलायंस ही अकेला वो था जिन्होंने मुद्दों के ऊपर बात की। बाकी बीजेपी या एनडीए की बात करें तो मुद्दों से हटके बाकी सब बातें उन्होंने की, लेकिन मुद्दों पे कासली भाई जी, मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहता हूँ, ये ओपीएस वाला फैक्टर जो एक है और दूसरा अग्निवीर वाला फैक्टर है, क्या इन चुनावों के नतीजे उस पर एक पब्लिक मैंडेट नहीं होंगे? ये तो हुआ सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि हाँ, इस बार सच में हमने यूथ में भी कम देखा मतदान के प्रति इच्छा होना या पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में पहुंचना, जैसा कि हम पूर्व में देखते रहे हैं। तो या तो यूथ हताश हुआ है या यूथ अभी भविष्य देख नहीं पा रहा है। क्या क्या हुआ, क्या है ये कॉकटेल, क्या है ये आंकड़ा इस तरह का कैसे हो सकता है बिना यूथ के? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। जो संख्या बढ़ी है ओवरऑल 2019 से 2024 में 2.5 करोड़ के करीब मतदान बढ़े हैं इस बार। जो अपना तीसरे चरण से लेकर छठे चरण में जो मतदान हुआ है उसकी परसेंटेज बढ़ी है। वहाँ पर हो सकता है राजस्थान में अगर जैसे हम बात करें तो जितने नए वोटर्स थे उसका मेरे ख्याल से 53 या 56% ही नए वोटर्स का टर्नआउट हुआ। 53 अधिकतर युवा तो पहुंचा है और युवा को पूरी अपेक्षा है इस बार इस सरकार से, क्योंकि राजस्थान में भी एक उसी विचार की सरकार है। तो शायद अब परीक्षाओं के मामले और जो नई वैकेंसीज़ के मामले हैं उनमें सुधार होगा, ये पूरी अपेक्षा की जा रही है। क्योंकि मोदी की गारंटी के मैनिफेस्टो में भी परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को शीर्ष पे रखा गया है, जिससे कि कांग्रेस ने भी रखा है। जी रखा है। पर हमने देखा है अभी कांग्रेस ने राजस्थान सरकार में क्या हुआ है, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने एग्जाम हुए हैं, कितने गुजरात और यूपी में भी साथ ही साथ हुए हैं। नहीं, इतने कंपैरेटिवली अगर हम एनालिसिस करें तो वो कंपैरिजन नहीं है। अब आरएस की परीक्षा का जो कंपैरिजन है, अगर हम यूपी की जो स्टेट पीसीएस से कंपैरिजन करें तो आरएस की परीक्षाओं में हर साल, हर 2 साल में यहाँ जो होता है उसमें घोटाले नजर आते हैं। पर यूपी पीएससी में प्रीलिम्स को लेकर के बात होती है, ना कि अपॉइंटमेंट को लेकर के बातें। यहाँ तो एक्सट्रीम लेवल की बात की जाती है। इतने व्यक्ति चयनित हो गए हैं इस परिवार से आरएस की परीक्षा में, ऐसी कई सारी बातें जो पिछले 5 सालों में राजस्थान में आई है। अब अपेक्षा की जा रही है केंद्र के साथ जुड़ करके जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आकलन के अनुसार राजस्थान पीसीएस भी अपना कार्य करेगा और पूरी सहमति के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में नए विकल्प लेके आएगी और नए प्रयोग भी करेगी। पारदर्शिता के लिए नए कानून की जो बात की जा रही है वो बन जाएंगे, तो उम्मीद जताई जा सकती है, युवाओं में उत्साह भी है कि अब की बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनसे अच्छी लेवल पे ज्वाइनिंग्स होंगी, सिलेक्शंस होंगे। और युवा जो बेरोजगार की जो हम बात करते हैं, अधिकतर मैंने सुना है अभी डिबेट्स में भी बेरोजगारी वाली बात। 2017 के आंकड़े अगर देखें बेरोजगारी के तो 19% के आसपास थे, और इस बार 2024 के जो आंकड़े आए थे मार्च में वो करीब 2.5% की बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ आकलन की गई है। तो बेरोजगारी की दर कम हुई है क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात बढ़ी है, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की बात बढ़ी है। तो अब जॉब की तरफ भी युवा कम देख करके स्वावलंबी होने नहीं, लेकिन इसका एक व्यू तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे मैं बनना तो कुछ और चाहता था, चूंकि वो नहीं बन पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने अभी फिलहाल अपने लिए कोई रास्ता खोज लिया है। ये भी तो एक व्यू हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, वो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है। तो फिर क्या हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए रास्ता नहीं होना चाहिए? वो बिल्कुल होना, रास्ता स्वयं को बनाना पड़ता है। सरकार सिर्फ एक सहारा मात्र होती है, आपको दिखा सकती है, पर अगर करियर बनाना है तो वो युवा को खुद को स्वयं को तय करना पड़ेगा और वो शिक्षा उसे उस स्तर की मिले ताकि वो अपने डिसीजंस उस लेवल पे ले सके कि मेरे लिए क्या सही है, प्रोग्रेसिव है, किस सेक्टर में मैं जा सकता हूँ, कहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगा, सरकार की उपयोगिता क्या है, मेरी स्किल की उपयोगिता क्या है, और उसके आधार पर मैं कौन सी चीज़ ऐसी खड़ी कर दूँ जिससे मेरा भविष्य भी बने और मेरे देश की गरिमा भी बढ़े। ठीक है। तो महाराज जी, मेरा आपसे फिर वही सवाल है जो बेसिकली पहले नंबर पे था, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। किसी भी सरकार के आंकड़े जिस तरह के होते हैं उस तरह के सपने बनते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 370 के आंकड़े में आप अपने लिए या अपने समाज के लिए या अपने धर्म के लिए क्या देख रहे हैं?
देखिए 370 के आंकड़े में पूर्ण बहुमत मिलेगा हमें, तो हम तो एक ही चीज़ देख रहे हैं कि पहले तो हम कह रहे हैं कि हमारी गौ माता को गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, उच्च दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति में कृषि, गाय ये मध्य में रही है, इनके अलावा, इनके बिना हम इस अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि कहाँ देखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि महाराज जब भी अधर्म होता है तो धर्म का कोई ना कोई भगवान किसी न किसी को भेजता है। आप देखिए 45 घंटे देश के प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप देखिए योग पूरे विश्व पटल में हमारा योग दिवस मनाया जाने लगा, तो ये ध्यान करने पे भी लोग बाग उसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। क्यों भाई, हमारा धर्म है। आज मौलाना जी टोपी लगा के घूम रहे हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम माला पहन के घूम रहे हैं, फिर किसी को हमें मना करने का अधिकार है भी नहीं है, तो हम मना नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर नहीं रहे हैं। लेकिन हम ध्यान करने जा रहे हैं तो उस पर राजनीति क्यों की जा रही है? ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं ना। देखिए जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं ना। आज का मुस्लिम फिर भी समझा है, क्योंकि मोदी और योगी की जो शासन हो, भजनलाल जी का शासन हुआ है, इन शासनों में लोगों की जो अपेक्षा थी वो खरी उतरी है। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, या अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों, सब पे मोदी सरकार ने अच्छा होल्ड किया है और उस मुद्दे को अच्छी तरह से समाप्त किया है उस मुद्दे को। ठीक है, तो राजकुमार भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक अच्छा खासा नैरेटिव सेट हुआ, आप लोगों के लिए, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड के बाद आकर आप खुद अपने नैरेटिव से हटते दिखाई दिए, जब आपने और भी मुद्दों को इनकलकेट करना चालू किया। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी चूक हो गई है? शायद ठीक है, हम 4 जून का इंतजार करेंगे, लेकिन फिर भी इन जनरल तो आपके रणनीतिकार भी सोच ही रहे होंगे ना। नहीं स्वप्न जी, कोई कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से कोई चूक नहीं है। हम लोग संतुष्ट हैं, हमने कांग्रेस पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने बेहतर चुनाव लड़ा है। हमारा चुनाव कैंपेन हमारे तमाम विपक्षी पार्टियों का बहुत बेहतर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमको तो फिर क्या हो रहा है जो क्लिक नहीं कर रहा है कांग्रेस के लिए? कुछ तो होगा ना, मतलब कांग्रेस कभी तो सोचेगी ना कि आखिर क्या है जो क्लिक नहीं हो रहा। चलिए 5 साल नहीं हुआ, 10 साल नहीं हुआ, फिर अब चांस ऐसे बन रहे हैं कि अगले 5 साल भी नहीं होंगे। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी को, विपक्षी दलों को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे बैंकों को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे हेलीकॉप्टर तोड़ने का प्रयास किया, उनकी जांचें करी, होटलों की जांचें करी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एडी से लेकर चोटी तक का पूरा जोड़ लगाया, और कांग्रेस पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने बेहतर चुनाव लड़ा। हमने हिंदुस्तान के जो मूलभूत मुद्दे थे उन पर। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल के पीछे भी ईडी सीबीआई पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी का विलय नहीं किया। आपके उन चेहरे जो बीजेपी में चले गए, उसमें बीजेपी का क्यों दोष है? वो क्यों डर गए अगर उन्होंने कुछ किया नहीं था तो? ये जो पार्टी छोड़ के गए हैं, ये लोग तो वो बताएं कि वो अपनी माँ को छोड़ के क्यों गए। और मैं तो आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जो का सगा नहीं, दूसरे की माँ का सगा कैसे हो सकता है? अब ये भारतीय जनता पार्टी तय करे कि कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अब तो कांग्रेस युक्त खुद हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को डरा के, उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके किस तरह का मैंडेट लेना चाहते तो अरविंद केजरीवाल तो नहीं डरे ना, तो वही क्यों डरे जो आपके साथ थे? नहीं डर, मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी का नहीं, तमाम विपक्षी जो पार्टियों के लोग थे, जो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते थे कि जिन्होंने कोई गलती की होगी, निश्चित तौर पर उन्होंने पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी लॉन्ड्री मशीन लगी हुई है। अब लॉन्ड्री मशीन कौन सी है, कैसी है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए। टेम्पो की बात करते हैं, अब बताओ टेम्पो होता क्या है? हम तो छोटे थे जब जानते थे कि टेम्पो में सवारी वाला टेम्पो होता है। अब मोदी साहब बताएं कि टेम्पो होता क्या है। अगर आप टेम्पो जानते हैं तो आप ये भी तो जानते हैं कि कई बार अपने घर का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करने के लिए भी लोग टेम्पो का इस्तेमाल कर लेते थे। फ्लोटिंग टेम्पो होता है। अब मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कौन से टेम्पो की बात कर रहे थे? जो टेम्पो उनके यहाँ खाली होता था, कहीं और कहीं खाली होने लग गया। ये टेम्पो की भाषा प्रधानमंत्री जी जैसे शब्द को शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री गरिमा में पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, उनके मुंह से ऐसी भाषा मैंने इसीलिए कहा कि अब 370 के आंकड़ों के बाद बहुत से ऐसे क्लियर कट एजेंडाज हैं जिनके रास्ते में किसी तरह का कोई रुकावट या बाधा नहीं बन पाएगी। उसी में से एक एनईपी थी। कासलीवाल साहब, एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब भी हम एनईपी की बात करते हैं तो हम गुरुकुल के वक्त की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसमें जब धर्म की बात निकली है तो इसीलिए सबके लिए कुछ ना कुछ है कि नहीं है? कहने का मतलब
वो गुरुकुल परंपरा हमारी रही है और हम चाहते हैं हमारे बच्चों में वो आए। क्या दूसरे भी उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, हमारी मतलब सभी की है। जब गुरुकुल की शिक्षा शुरू होती थी तो शिक्षक सिर्फ विद्यार्थी की प्रतिभा को आंकता था, ना कि उसकी जाति समुदाय को। वही परिभाषा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा की बात की गई है, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं और एक हम विदेशी भाषा को ले सकते हैं। तो इस त्रिभाषा को लेकर के इसके अंदर बात की गई है। तो जाति को इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ये एक सार्वभौमिक प्रयोग है जो शिक्षा के अंदर किया जाना चाहिए, जो इस बार आया है परिवर्तन के रूप में। एनईपी कांग्रेस को मंजूर है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब एनईपी आया तो सबसे पहले डोटासरा जी और गहलोत जी ने कहा था कि इसमें हमारे बहुत से सुझाव आए हैं, थोड़ी बहुत और सुधार की गुंजाइश है। देखिए, सुधार की जो गुंजाइश होती है हमेशा रहनी चाहिए। कोई भी हम कानून, एनईपी मंजूर है कि नहीं कांग्रेस को? मैंने क्या कहा, हमेशा हमेशा हर काम में सुधार की गुंजाइश रहती है। बेहतर से बेहतर कोई भी मामला हो। अभी जो एनईपी बनी है उसमें बहुत से आप ही के सुझाव हैं जिन्हें शामिल किया गया है। मैंने क्या कहा, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और सुधार की गुंजाइश रहनी भी चाहिए और इस बात को खुद स्वीकार भी करना चाहिए कि हम इसमें सुधार करेंगे। अडिगता नहीं होनी चाहिए कभी भी। हम जो अड़ जाते हैं ना, वो अड़ना कभी भी देश या राजस्थान की जनता या देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, अब 2 पल के लिए अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर जाएं और मान ले कि ये जो आंकड़े हैं वही 4 तारीख को कन्वर्ट हो जाएं, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यही आंकड़े आप 4 तारीख को भी देखेंगे क्योंकि लगभग सभी सर्वे एक ही तरह के आंकड़े दे रहे हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा रास्ते बचते नहीं हैं विपक्ष के लिए। क्या विपक्ष को सही समय पर एक साथ काल्मली और फ्रेंडली वे में चलने में देरी हुई? मेरा मानना है कि पहली बात तो ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये 4 जून को इससे बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट्स होने वाले हैं। नंबर 1। नंबर कितना डिफरेंस हो जाएगा? मैं तो खुद 50 माइनस करने को तैयार हूं। तो प्रोवाइडेड कि आप एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, तो उसमें मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या अज्यूमिंग कि यही रिजल्ट आ जाता है, तो क्या जो देश भर में बेरोजगार हैं उनमें अभी डेटा आया गवर्नमेंट का खुद का कि उसमें 80% यूथ है, उसमें क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या जो हमारे किसान जो फिर वो क्यों चुन रहे हैं? फिर वो क्यों चुन रहे हैं? जो इतने समय आंदोलन करके 700 किसान मर गए, क्या उनकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? क्या जो हमारी स्कूलों की जो खस्ता हाल है, जो एक पढ़ाई का एक बड़ा मुद्दा है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा, क्या वो स्कूल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे? क्या हमारे अस्पतालों की जो खराब हालत है, जो यहाँ पे हमारे कम से कम 50 लोग हीट वेव से मर गए और गवर्नमेंट उसको एडमिट कर, वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के सेक्टर्स में आ गया। मेरा ये कहना है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी क्या हम स्टेट गवर्नमेंट के फैक्टर्स और किस सेंटर के अंडर में आने वाले फैक्टर्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं? आपके रिएक्शन में तो मिक्स हो रहा है। सर देखिए, मेरा रिएक्शन का मतलब ये है कि जो भी, चाहे सरकार किसी की भी बने, बात सेंटर और लोकतंत्र में लोग बीच में है, बात उनकी होनी चाहिए। क्या उनकी जिंदगी में इस डिसीजन से उनकी लाइफ इंप्रूव होने वाली है? उससे उनमें कुछ बदलाव होगा या नहीं? या फिर हम सिर्फ एक हवाई मुद्दों को लेकर ही हमेशा हम चुनाव के बीच में जाएंगे? ये एक सोचनीय बात है। और जिस प्रकार से इस बार का चुनाव लड़ा गया, मैं इस बात को भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये पहली बार हुआ है जिसमें कि जो चुनाव आयोग है उसकी पावर को गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को हटा के एक रूलिंग पार्टी के सदस्य को मेंबर बनाकर उसको शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से एक अथॉरिटी का एक जो विश्वास की कमी इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पे देश की जनता के सामने आई है, वो बहुत ही खतरनाक संकेत है। वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल से शुभ संकेत नहीं है। तो इन बातों में बिल्कुल उसके लिए आपको चाहिए लोग, अगर ये सब बदलना है तो उसके लिए आपको चाहिए लोगों का साथ, और वो दिख नहीं रहा है कि मिल पा रहा हो। तो कहाँ पे भरोसा खो रहे हैं आप लोग? ये एक बड़ा रीज़न है जो आप लोगों को खुद भी खंगालना चाहिए। इससे पहले कि हम इस चर्चा को ख़त्म करें, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ। ये देश सपने देखने के सारे प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराता है और इस तरह के आंकड़े जब आते हैं वो भी अलग अलग तरह के सपनों को अपने अपने तरह से पंख देकर जाते हैं। मैं असगर भाई आपसे पूछ रहा हूँ, चलते चलते इसके बाद फिर मैं इस डिबेट को ख़त्म कर दूंगा, पीसीआर ध्यान से सुन लें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें आप इन पर्टिकुलर अपने लिए क्या देख पा रहे हैं इन आंकड़ों में, 370 के आंकड़ों में? देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि चाहे सरकार किसी की भी बने,
भारत कहाँ होगा, ये हम देखना चाहते हैं कि भारत की स्थिति क्या बनने वाली है। और जिस तरह से बीजेपी ने जो कैंपेन की है और जो विज़न रखा है लोगों के सामने, और जो राम राज्य की बात कही जाती है, और उसमें ये बात होती है कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य कहीं नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सर्वधर्म चलत शुरत नीति। तो अगर ये आता है तो फिर इस दोहे को प्रतिपादित करना होगा कि जिसमें सब धर्म शामिल है, और इसको विश्व पटल पर ले जाने की ज़रूरत है। और मैं ये करना होगा में होता ही है ना कि एक डाउट की स्थिति बनी हुई है आपके दिमाग में, तभी आप करना ये होगा, ये दोनों में अंतर है ना। मैं बताऊं आपको, मैंने जहाँ तक इस चुनाव का जो मैंने एनालिसिस किया, मैंने ये पाया है कि एक तरफ तो एक पार्टी है जिसके पास एक विज़न है, एक तरफ एक संगठन है जो कई लोगों से मिलकर बना है जिनके विज़न अलग अलग हैं। यहाँ पर क्लैश होता है। तो जो विज़न प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो सामने रखा विश्व गुरु का, और जो हमारी शुभ सूचनाएं हैं, वो समय नज़दीक आ गया है। 2026 आर्यभट्ट जी कहकर गए, ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं, शांति कुंज वाले कहते हैं, गायत्री परिवार जिनके 22 करोड़ सदस्य हैं वो कहते हैं। हम लोग भी इसी विषय में काम कर रहे हैं, वर्क संस्था सतयुग के आगमन के लिए हम काम कर रहे हैं। और सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। झूठों के पीछे दुनिया नहीं चलती है। ठीक है, क्लोजिंग से पहले बीजेपी के मेहमान भी अब मेरे साथ आ चुके हैं, लक्ष्मीकांत पारीक जी। और आंकड़े आते ही आप सरकार जितना बिजी हो गए, अभी तो 4 जून का इंतजार करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी आपको। ये मैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, आप काफ़ी लेट है कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, हो सकता है देश के लिए देश भर में आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। 370 का आंकड़ा तो आपका वैसे भी फेवरेट है, और बीजेपी के लिए इंडिपेंडेंटली यही लक्ष्य आपने रखा था। लेकिन अंतिम चरण आते आते आप लोगों ने 400 पार बोलना कम कर दिया था, और अब बात यह है कि मरुधरा से आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। मतलब 5 से 9 सीटें कम होने की गुंजाइश बन रही है इन्हीं आंकड़ों में। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से देश की जनता को, देश के मतदाताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रुक जाइए, 4 तारीख आने वाली है, ये एग्जिट पोल है। सर प्लीज़, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये भी एक्सेप्ट कीजिए कि मरुधरा में 5 से 9 जा रहा है। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ, इसके संपूर्ण हिंदुस्तानी जनता, चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। निश्चित मान के चलिए कि हम आंकड़ों के बहुत नज़दीक हैं, और आपने राजस्थान के मरुधरा की बात की है, निश्चित रूप से बाकी जो एग्जिट पोल से वे भी आने दीजिए, परिणाम हमारे समकक्ष होंगे। पिछली बार की 25 सीटें इस बार हम जीतेंगे। नहीं, लेकिन अमित शाह को ऐसा नहीं लगता। अमित शाह को तो लगता है 1-2 जा रहे हैं, और सियासत में 1-2 बोलने का मतलब है कि 3-4 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। देखिए, अमित शाह जी बड़े नेता हैं, उनका जो वक्तव्य उन्होंने दिया है वे अपने वक्तव्य को कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना राजस्थान के बारे में यही है कि हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में था, मुझे कॉन्फिडेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। इसी कारण आपके पास आने में लेट हुआ। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं राजस्थान की धरा पर 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़े ये कह रहे हैं कि क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी एनडीए के साथ सत्ता बनाती दिख रही है। नंबर्स एग्जैक्टली इतने ही रहते हैं या इसमें कोई घटजोड़ होता है, उसको देखने के लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। ये फिलहाल एग्जिट पोल प्लस था, एग्जिट पोल के लिए 4 जून को आई है। उम्मीद पूरी यही है, लगता कम से कम यही है कि यही एग्जिट पोल प्लस एग्जैक्ट पोल प्लस में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।